सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। सो आई एम वन शर्मा, यू आर वॉचिंग टीचिंग योर ब्रेन। सो लेट्स रोल द वीडियो। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उन टॉपिक्स में सबसे पहले होगी एक इंट्रोडक्शन, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे हम, और लास्ट में हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे ही फोकस करेंगे। अगर हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें डिस्क्राइब करता है। और अगर हम देखें तो इन सब बाकी सारे कंपोनेंट्स की जो फंक्शनैलिटी है उससे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिसाइड की जा सकती है। अगर हम देखें तो कंप्यूटर आईपीओ प्रिंसिपल में वर्क करता है। आईपीओ प्रिंसिपल मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो कंप्यूटर पहले एक इनपुट ले रहा है, फिर उसको स्टोरेज यूनिट में या कंट्रोल यूनिट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर मतलब भेज रहा है, और फिर उसके बाद उसका एक आउटपुट यूनिट पे आउटपुट आ रहा है। अब बाकी का जो स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसको हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर हम इनपुट यूनिट के बारे में बात करें तो वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इनपुट डिवाइसेस जो सारे पूरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। हाँ, मेरे सामने मेरा कीबोर्ड, मेरा माउस, मेरा माइक, ये सब मिलके एक इनपुट यूनिट बनाते हैं। मेरे लिए अगर मैं इनपुट यूनिट बोलता हूँ तो मेरे से मतलब इन तीनों चीज़ों से होगा। अगर जो इनपुट यूनिट है वो करता क्या है, वो कंप्यूटर यूज़र से डाटा इनपुट में लेता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जा सके। अगर कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, कीबोर्ड, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कॉमनली नोन है। लेकिन अगर हम कुछ और डिवाइसेस की बात करें तो एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वो इस कोड को रीड करने के काम आता है जो आपके चेक्स के नीचे होता है। और अगर हम बात करें OMR शीट्स की तो उसके लिए ये डिवाइस होती है जिसका नाम होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो ऊपर MICR है उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आगे अगर हम आउटपुट यूनिट की बात करें, ऑल द आउटपुट डिवाइसेस, सारे आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं उन्हें हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट करता क्या है, कंप्यूटर डाटा लेता है, उसे बाइनरी फॉर्म में जो इनपुट यूनिट ने कन्वर्ट किया होता है उसे यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करके या फिर यूज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाता है। सिंपल। अगर हम आउटपुट यूनिट डिवाइसेस की बात करें तो उसमें स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सारी डिवाइसेस आती हैं। ये तो बात हो गई इनपुट और आउटपुट यूनिट की। अब इन दोनों के बीच में एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम CPU की बात करें, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, ये गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड गवर्न किसको, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ये डायरेक्ट करता है, कवर करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हम मैथमेटिक रिलेटेड टास्क या फिर लॉजिकल रिलेटेड टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अगर हम उसके बाद बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट मैनिपुलेट करता है डाटा को, जो भी ऑल डाटा और इन्फॉर्मेशन को वो मैनिपुलेट करता है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के काम भी आता है। अब हम मेनली देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट ही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं या फिर उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। बस CPU में एक मेन कंट्रोल यूनिट ही है जो बाकी सारे को देखता है कि कौन सा डाटा कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना। Now if we talk about memory unit,
जिसे हम रजिस्टर्स कहते हैं, तो जो मेमोरी यूनिट है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा होल्डिंग के लिए कंप्यूटर में है। ये टेम्परेरी बेसिस पे डाटा स्टोरेज के लिए यूज की जा सकती है। बेसिक सीपीयू स्ट्रक्चर, बेसिक सीपीयू स्ट्रक्चर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मतलब ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि इनपुट ले रहा है, आउटपुट दे रहा है, और बीच में सारा का सारा काम सीपीयू का है। इनपुट यूनिट ने इनपुट लिया, आउटपुट यूनिट ने आउटपुट दिया। इधर मैं डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट की बात कर रहा हूँ। इनपुट यूनिट ने इनपुट लिया और आउटपुट यूनिट ने आउटपुट दिया, और बीच में जितनी भी प्रोसेसिंग हुई, कंट्रोल यूनिट में प्रोसेसिंग हुई, रजिस्टर्स में जो डाटा स्टोर हुआ, कॉम्बिनेशनल लॉजिक मतलब ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैथ्स के सारे डाटा परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था जैसे, और फिर मेन मेमोरी, इन सब का काम हुआ, इन सब ने मिलकर एक साथ काम परफॉर्म किया। अब एरो से देख ही सकते हैं कितना डिफिकल्ट काम किया इन्होंने, नॉट मच डिफिकल्ट। द मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बोलते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज के लिए जो यूज़ की जा सकती है, हम इसे कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है, चाहे रैम में हो, चाहे रोम में हो, चाहे फ्लैश मेमोरी में हो, तो उसे हम बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं, जो भी डाटा स्टोर होगा उस टाइम पे। फिर हम देखेंगे कि रैम फास्ट होती है, रैम फास्ट किस तरह से होती है, स्लो किस तरह से होती है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आगे जाके लेते हैं। लेकिन हमें बस इतना समझने की जरूरत है, जो मेमोरी है वो डाटा बिट्स की फॉर्म में स्टोर करती है। बिट्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो मतलब मान लीजिए एक बड़ा सा होटल है, तो उस होटल में अलग अलग रूम्स होंगे, तो उन रूम्स में ही डाटा स्टोर किया जाएगा हमारा, अलग अलग रूम्स में अलग अलग डाटा स्टोर किया जाएगा। और जब हमारे रूम्स फुल हो जाएंगे तो फिर हमें डाटा डिलीट करके नया डाटा ऐड करने के लिए हमें पुराना डाटा डिलीट करना पड़ेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट, जो एक बाइनरी डिजिट को स्टोर करने के काम आती है, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर उसके बाद 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसे ऐसे करके बाइरोबाइट, मेट्रेबाइट, कॉपरबाइट एक्सेट्रा। लेकिन हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें मेन पढ़ने हैं वो सिर्फ इतने से हैं, इसके ज़्यादा हम ना ज़्यादा पढ़ने हैं ना इससे हमने कम पढ़ने हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। अगर हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो फर्स्ट नेम जो आता है वो है रैम, स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी टाइप। इट इज़ अ टाइप ऑफ सुपर फास्ट स्टोरेज, एक सुपर फास्ट स्टोरेज की तरह यूज़ किया जा सकता है। और जो रैम है वो टेम्परेरी बेसिस पे डाटा स्टोर करके रखती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए डाटा स्टोर। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है डायनेमिक रैम, जो हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ की जा सकती है। दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। जो डायनेमिक रैम होती है वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है, स्लो होती है, सस्ती होती है, और साथ में इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो 20 to 70 नैनो सेकेंड्स का होता है। नैनो सेकेंड्स मतलब हमें पता नहीं चलते, लेकिन कंप्यूटर उसे डिटेक्ट कर सकता है 20 to 70 नैनो सेकेंड्स। वी स्टैटिक रैम, तो जो स्टैटिक रैम होती है वो फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है, और जो स्टैटिक रैम है वो फास्ट होती है और बहुत ही महंगी होती है, मतलब बहुत महंगी नहीं कह सकते, महंगी होती है। और एक्सेस टाइम जो इसका होता है वो अबाउट 10 नैनो सेकेंड्स का होता है। मतलब डिफरेंस देखिए डायनेमिक रैम का एक्सेस टाइम और स्टैटिक रैम का एक्सेस टाइम, मतलब किसी डाटा को एक्सेस करने का टाइम स्टैटिक रैम सिर्फ 10 नैनो सेकेंड लेती है और डायनेमिक रैम 20 से 70 नैनो सेकेंड्स के बीच का टाइम ले लेती है। अब हम आगे देखें तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो देखिए उसके टाइप्स स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम हमने पढ़ा, इमेज से आप उसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। स्टैटिक रैम बहुत बड़ी फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है, डायनेमिक रैम छोटी सी ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से बनी हुई होती है। लेकिन जो हमारे डेली यूज के कंप्यूटर्स में यूज होती है वो है डायनेमिक रैम। अब है मेमोरी एक्सेस टाइम होता क्या है। मेमोरी एक्सेस टाइम, इसकी डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डाटा रिक्वायर्ड फ्रॉम द मेमोरी फ्रॉम द स्टार्ट of access until the availability of data is called memory access time। मतलब किसी डाटा के लिए मैंने इनपुट डाटा में अप्लाई, इनपुट यूनिट में किसी डाटा के लिए मैंने इनपुट किया और उसका आउटपुट आया, तो मेरे इनपुट देने के बाद से कंप्यूटर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जब तक मुझे आउटपुट नहीं मिलता
उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसे कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। पढ़ा टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी पढ़ा। अब हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रोम, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये यूज़ किया जाता है ताकि हम डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकें, पर इसमें ना डाटा रीड किया जा सकता है ना डाटा को ओवरराइट किया जा सकता है, बस ये डाटा स्टोर करने के काम आता है। अगर डाटा हमने रीड करना है तो हमें उसे रोम से ट्रांसफ़र करके पहले रैम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर अगर हम रोम की टाइप्स देखें तो सबसे पहली टाइप आती है प्रोम, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम OTP भी कहते हैं क्योंकि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। इसमें अगर हमने एक बार डाटा प्रोग्राम कर दिया तो फिर हम उसमें बार बार डाटा प्रोग्राम नहीं कर सकते। मतलब एक बार डाटा डाल दिए उसमें, फिर वो डाटा रहेगा, उसके बाद हम नया डाटा उसमें ना ऐड कर सकते हैं ना वो पुराना डाटा डिलीट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सेकेंड टाइप, तो वो होती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा हम डिलीट कर सकते हैं, हम चाहे नया डाटा डिलीट करें, नया डाटा डालें, पुराना डाटा डिलीट करें, और हम जितने चाहे उतने बार करके उसे बर्न कर सकते हैं। EPROM का एक नुकसान ये है कि इसमें जब भी हम डाटा डिलीट करेंगे तो वो पूरा का पूरा डाटा एक साथ डिलीट होगा। ये नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर डाटा को, पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर सकूँ। अगर डिलीट होगा तो वो पूरा का पूरा डाटा एक साथ डिलीट होगा। फिर आता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका फ़ायदा ये है कि डाटा इलेक्ट्रिकली डिलीट करता है, तो हम इसमें कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस का डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरी फाइल डिलीट करनी हो या जो जितना भी डाटा है सारा डिलीट करना हो। EEPROM का ये फ़ायदा है कि हम उसमें डाटा अपनी एडिट करके डिलीट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे 10 फाइल्स है, उनमें से मुझे कोई एक फ़ाइल चाहिए तो मैं उस एक फ़ाइल को डिलीट कर सकता हूँ, बाकी सारी फाइल्स को रहने दे सकता हूँ। इट नॉट अ बिग इशू। फिर लास्ट में आता है फ्लैश EPROM। फ्लैश EPROM क्या है कि ये सेम एज EPROM होता है। EPROM और EEPROM दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। फ्लैश EPROM में डाटा डिलीट EPROM की तरह होता है कि मतलब जितनी चाहे उतनी बार हम डाटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक फीचर EPROM का होता है कि उसमें डाटा सिर्फ सारा डाटा एक साथ डिलीट हो सकता है। पिक्चर्स की बात करें तो जो सबसे पहले सामने आपके पिक्चर आई है वो है ROM की, रीड ओनली मेमोरी, जो कॉमनली यूज़ की जाती है। फिर अगर हम PROM की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखिए मतलब डिफरेंस देखिए आप रोम में PROM में। अब हम अगर देखें तो EPROM कुछ इस तरह से दिखाई देती है। PROM की फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एंड एट लास्ट फ्लैश EEPROM लुक्स लाइक दिस। अभी मतलब पिक्चर से आप डिफरेंस अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम अगर आगे बढ़ें तो हम एक और टाइप होती है मास्क रोम। मास्क रोम मैंने उन डेफिनेशंस के साथ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मास्क रोम का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मास्क रोम एक ऐसी काइंड ऑफ रोम होती है जिसमें जो कंटेंट होता है वो मैन्युफैक्चरर जो उसको मैन्युफैक्चर करता है वही उसमें प्रोग्राम डाटा करके देता है, और उसका ना डाटा हम डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये IC मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो डाटा जब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तभी इसमें डाटा डाल के देते हैं, हम बस उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मास्क रोम होती है ये यूज़र प्रोग्रामेबल नहीं होती। अब अगर हम आगे बात करें रैम और रोम के बीच में डिफरेंस की, तो मान लीजिए एक टेबल है, तो उस टेबल का जो अपर सरफेस है या फिर हम कहें कि मेन सरफेस है जहाँ पे हम चीज़ें रखते हैं अपनी, वो रैम कहलाती है। मतलब मान लीजिए इस टेबल का जो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो रैम है और जो ये नीचे वाली शेल्फ्स हैं वो रोम है। अब इसका फ़ायदा कैसे है कि मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो तब वो चीज़ सबसे टॉप वाली शेल्फ पे होगी, मतलब रैम में स्टोर होगी। और फिर उसके बाद जब हमने उस डाटा को सेव कर दिया और अभी हमें वो डाटा नहीं चाहिए, हम उसे एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं,
तो वो रोम में स्टोर रहेगा। इसलिए हम देखेंगे कि रोम की स्टोरेज ज़्यादा होती है, और हम अगर शेल्फ्स में कोई डाटा है तो हम उसे रीड नहीं कर सकते, पर वही अगर डाटा ऊपर सबसे टॉप पे है तो हम उसे रीड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बात आती है कि हम कभी कभी टेबल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो शोपीस की तरह होती है, बस उन्हीं चीज़ को वो कहे, जो चीज़ हम टेबल के ऊपर शोपीस के लिए रखते हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे टेबल, बस वही काम जो कंप्यूटर होता है उसमें हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। मतलब हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। तो इन सब की वर्किंग के लिए जो थोड़ी बहुत रैम यूज़ होती है उसे हम उस डेकोरेशन पीसेस की तरह समझ सकते हैं जो टेबल को ब्यूटीफाई करता है। अब डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, तो हम आगे अब देखते हैं जो स्टोरेज यूनिट के ऊपर। स्टोरेज यूनिट में पहले हम देखेंगे कि एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज यूनिट, जिसके दो टाइप्स होती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क दो टाइप्स में आती है, एक होती है HDD, जो आपके सामने पहली CD प्लेयर जैसे आपको चीज़ दिखाई दे रही है, वो है HDD, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। और जो दूसरी होती है जो आपको SDD नाम से दिखाई दे रही है, वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का ये फायदा है कि इसमें आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट रैम होती है। इनबिल्ट रैम इन द सेंस कि इसका डाटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है HDD से। और अगर हम फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क आज तक तो यूज़ की नहीं जाती, लेकिन अगर यूज़ की जाती होती तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, आपको पता होना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क के लिए एक अलग कंटेनर आता था जिसमें फ्लॉपी डिस्क डाली जाती थी और फिर उसे यूज़ किया जा सकता था। नाउ अगर हम आगे देखें स्टोरेज यूनिट्स में, तो एक आती है ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस में आती है CD DVD और ब्लू-रे रैम। CD DVD इस तरह से दिखाई देती है और इसकी मैक्सिमम स्टोरेज होती है 700 MB। वहीं अगर हम DVD की बात करें तो DVD भी CD की तरह कुछ कुछ दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्टोरेज होती है वो 4.5 GB तक बढ़ाई जा सकती है, यस, आज तक की। और अगर हम ब्लू-रे रैम की बात करें तो वो आपके सामने है। आपको होगा कि जो CD की जो स्टोरेज है वो लगभग 25 से 50 GB के बीच में होती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कॉमनली 25 to 50 GB पाई जाती है। अब अगली स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो होती है फ्लैश डिवाइसेस। फ्लैश डिवाइसेस में आता है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव्स की सारी वेरिएशन ये है, पेन ड्राइव की स्टोरेज 500 MB से लेकर टीबीज में तो हार्ड डिस्क आती है, लेकिन पेन ड्राइव की स्टोरेज जीबीज 128 GB तक जा सकती है। 256 GB तक जा सकती है स्टोरेज इस पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव की स्टोरेज एक वर्सेटाइल बढ़ाई जा सकती है। फिर अगर हम मेमोरी कार्ड्स की बात करें तो देखिए मेमोरी कार्ड्स 3 वेरिएंट में आते हैं। एक जो होता है माइक्रो, एक होता है मिनी और एक होता है मेमोरी कार्ड। एक जो मिनी माइक्रो होता है वो हमारे फोन्स में यूज़ किया जा सकता है, और जो माइक्रो और मिनी है वो जो माइक्रो और नॉर्मल है वो हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे कैमराज में यूज़ किया जा सकता है मेमोरी कार्ड। अब अगर आगे देखिए यूनिट्स एंड द कैपेसिटी, जो हमने पहले तो कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स देखी, तो अब हम उनकी कैपेसिटी देख सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी है उन यूनिट्स की। पर हम बात करें तो बिट की, तो एक बिट में एक बाइनरी डिजिट स्टोर हो सकता है, चाहे 0 हो या 1। अब हम देखें, अब अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो एक कैरेक्टर है उसको बनाने के लिए 8 बिट्स यूज होती हैं ASCII टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है, तो उसी को स्टोर करने के लिए हमने 8 बिट को 1 बाइट बना दिया। 1 बाइट की स्टोरेज होती है एक कैरेक्टर, जिसमें 8 बिट्स आते हैं, जैसे आप पिछले टेबल में आपने देखा। फिर अगर हम बात करें 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में 1000 कैरेक्टर्स आते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने 1000 कैरेक्टर्स लिखा है और स्टोरेज में आपने बताया था कि 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। तो उस चीज़ का अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो स्टोरेज 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट होता है, उसमें ये होता है कि जो एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक टेबल है जिसने 256 कैरेक्टर्स के लिए
बाइनरी डिजिट्स असाइन किए हैं, तो उन सब की जो वैल्यू है वो 8 बिट्स ही है। लेकिन कुछ वैल्यूज होती है, मतलब उसके बाद जैसे अगर आप हिंदी का कोई करेक्टर डालते हैं, अ आ ई, या गुजराती मलयालम कोई और लैंग्वेज का कोई और करेक्टर डालते हैं, तो उनकी वैल्यूज 8 बिट की जगह 9 बिट हो सकती है, 10 बिट्स हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1024 कैरेक्टर्स लिए हैं, ताकि मतलब एक टाइप की सेव्ड स्टोरेज होती है उन कैरेक्टर्स के लिए, कि अगर यूजर उन कैरेक्टर्स को डाले तब भी स्टोरेज 1 किलोबाइट को एक्सीड ना करे। तो इसीलिए हमने वो 24 कैरेक्टर्स इसलिए छोड़े थे। तो फिर अगर हम बात करें तो 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन कैरेक्टर्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1 बिलियन कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन कैरेक्टर्स, और साथ में अगर हम आगे देखें 1 पेटाबाइट आपने पढ़ा होगा, उसमें आता है क्वाड्रिलियन कैरेक्टर्स। इसमें हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। फिर आगे 1 एक्साबाइट में 1 क्विंट-ट्रिलियन कैरेक्टर्स आते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, तो जो गूगल के सर्वर्स हैं, आपको जान के खुशी तो नहीं होगी, आश्चर्य जरूर होगा कि जो गूगल के सर्वर्स है उनकी स्टोरेज 15 एक्साबाइट्स है। अब आगे बात करें तो एक होती है 1 ज़ेटाबाइट की स्टोरेज। 1 ज़ेटाबाइट में 1 6 ट्रिलियन कैरेक्टर्स आते हैं। यस, अगर आप देखिए ट्रिलियन के बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आता है, क्वाड्रिलियन के बाद क्विंट-ट्रिलियन आता है, एंड क्विंट-ट्रिलियन के बाद सेक्सट्रिलियन आता है, और एट लास्ट 1 योटाबाइट की स्टोरेज 1 सेप्टेट्रिलियन कैरेक्टर्स की होती है। ये कैरेक्टर्स कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सारे कैरेक्टर्स की हम एक साथ बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि वो 24 बाइट्स की स्टोरेज हम एज अ एक्स्ट्रा स्टोरेज रखते हैं, ताकि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर जो 256 कैरेक्टर्स में नहीं आता, जैसे हिंदी का कोई वर्ड आ गया, इंग्लिश का कोई वर्ड, इंग्लिश का तो नहीं, हिंदी का कोई वर्ड आ गया, मैथ्स का कोई साइन आ गया, तो उन सब के कैरेक्टर्स के लिए हम 24 बाइट्स की स्टोरेज हर किलोबाइट के से छोड़ते हैं। अब हम आगे बात करें द सिस्टम बस की। अब सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है, मतलब मान लीजिए कोई भी कनेक्शंस के बीच में जो वायर होती है वो सिस्टम बस है। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन है उसे हम सिस्टम बस कहते हैं। मान लीजिए जो प्रिंटर है मेरा प्रिंटर जब मैं यूएसबी से कनेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो वो जो यूएसबी है उस टाइम एक सिस्टम बस का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो डाटा ट्रांसफरिंग के काम आ रही है। वैसे ही अगर मैं अपने हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो हेडफोन्स से जो वायर कनेक्टेड है वो भी एक किस्म की सिस्टम बस हुई। और जो चार्जर लीड है, चार्जर को हम सिस्टम बस में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन बाकी सारी चीज़, जैसे मेरा कीबोर्ड का यूएसबी हो गया जिससे मैंने कीबोर्ड को कनेक्ट किया, या फिर वायरलेस माउस है तो उसके बीच में जो वाईफाई या फिर वायरलेस कनेक्टिविटी है उसे भी हम सिस्टम बस कहते हैं। देखिए, द डाटा कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डाटा बस। मतलब जिस सिस्टम बस के जिस पार्ट से डाटा कैरी हो रहा है उसे हम डाटा बस कहते हैं। फिर ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल करता है सिस्टम बस की। जो पार्ट कंट्रोल मतलब सिस्टम बस की इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है उसे हम कंट्रोल बस कहते हैं। फिर जो मेमोरी एड्रेस कैरी करता है, कि मतलब मेरे कंप्यूटर से मेरे प्रिंटर के बीच में कोई मेमोरी एड्रेस होगा, तो जो उस मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। और एट लास्ट जो बस आईओ बस कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट बस करते हैं, उनको हम एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ द सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। अब हम सिस्टम बस की अगर एग्जांपल देखें तो देखिए सिस्टम बस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए अलग अलग इंजन, अलग अलग एसक्यूएल, अलग अलग पीसीज, अलग अलग डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक सिस्टम बस के साथ। तो बस इसी चीज़ को सिस्टम बस कहते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स को एक के साथ जोड़ने में मदद करती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। So thanks for watching. That's all for the day. May you all live long and always hope for the best.